बच्चा बॉडी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। तो एक सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड वी हैड कैलकुलेटेड, ठीक है। आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना था, ठीक है, दिस वे द थिंग्स। तो म्यू आई बाई 2r था, दिस इज व्हाट वी हैड कैलकुलेटेड इफ वी रिमेंबर, ठीक है। सो म्यू आई बाई 2r था, दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेटेड, ओके। इफ इंस्टेड ऑफ अ सर्कुलर, अच्छा ये हो गया भाई साहब, ये तो अपन ने कर लिया था, तो फिर क्यों इस पे आ रहे हैं? ओके ये वाला भी देखिए, ओ भाई साहब मैं यहाँ पे चॉइस नहीं दे रहा हूं सबको, या तो मैं सीधा सीधा वही बोलूं, तुम्हारा ये सब नहीं चलेगा। ओके सो दीज वे थिंग्स, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, बी इज इक्वल टू म्यू आई बाई 2r था मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, तो ये आपका भाई साहब आपका सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। और एक्सियल पॉइंट पे समझ लीजिए भाई साहब, ये आपका एक्सियल पॉइंट पे, कोई एक एक्सियल पॉइंट पे कितना आया भाई साहब आपका, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है। ये आपका हो गया a, दिस पोर्शन इज r, दिस पोर्शन इज r, ठीक है। तो म्यू आई ए स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, आर बी क्लियर। तो ये तो अपन ने कुछ सवाल इस पे किए थे। अभी हम आ रहे हैं भाई साहब एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ एन एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ठीक है। एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ क्या होता है भाई साहब, जस्ट एज गॉसेस लॉ इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आपने गॉसेस लॉ पढ़ा हुआ है, क्या है गॉसेस लॉ? हाँ, फ्लक्स मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q by epsilon नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू Q by epsilon नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैटर में कैसे लिखते हैं, EDL, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDL, ठीक है। ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट इज Q by epsilon नॉट। कुछ ऐसा ही आपका एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ है। और दोनों भी, जैसे आप देखो एक इमेजिनरी फिगर लेते हैं, जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना हो तो यू बेसिकली टेक एन इमेजिनरी फिगर। इन द सेम वे एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ में भी आप इमेजिनरी फिगर लेंगे, ठीक है। तो आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एन एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जस्ट एज गॉसेस लॉ इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्या भाई साहब, कूलम्स लॉ, ठीक है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिमिलरली वी हैव एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। तो गॉसेस लॉ जो है, इट्स एन ऑल्टरनेटिव, गॉसेस लॉ यही है भाई साहब आपका, ठीक है, इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। वी हैव एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। इन मैग्नेटोस्टैटिक्स एम्पियर सर्क्यूटल लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द टोटल करंट I which produces this field. So ampere circuital law states that the line integral of the magnetic field B, so this is basically the magnetic field, ये आपका line integral है magnetic field to dl, just as we have it in आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका जो गॉसेस लॉ वही सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। तो वहाँ पे क्या है, Q by epsilon नॉट है, यहाँ पे म्यू नॉट बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू आई, ठीक है। क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज पाथ। तो मैथमेटिकली अपन क्या लिख सकते हैं, आपका एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ दैट इज बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, दिस इज एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो इन अ सिंपल फॉर्म एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ स्टेट्स दैट इफ द फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू एवरी पॉइंट on the perimeter L of a closed curve and its magnetic constant term, then the curve is equal to, तो अब देखो भाई साहब यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है, तो ये फील्ड है भाई साहब, है ना, सब जगह टेंजेंशियली होगा ये फील्ड, तो पूरे उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली होगा, ठीक है, ओके। तो आपका समझ लो भाई साहब यहाँ पे करंट आई जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमने B इंटू एल किया, B इंटू एल, बी डी एल है बेसिकली, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। In a simplified form, Ampere's circuital law states that the field is directed along the tangent. तो अगर फील्ड कहाँ पे डायरेक्टेड है, along the tangent to every point on the perimeter L, तो आपका perimeter L हो गया ये भाई साहब, this is basically perimeter L, that is equal to how much, 2 pi r, ठीक है, क्लियर है। Just one moment people, I need to pick this up.
ठीक है। सो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये हो गया आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ। जैसे हम गॉसेस थ्योरम में इमेजिनरी गॉसियन सरफेस करते थे, वैसे ही आपके एम्पियर सर्कुलर लॉ में इमेजिनरी एम्पियर सरफेस करेंगे, ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, प्रूफ ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का प्रूफ क्या हो जाएगा? कंसीडर एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई। तो आपका भाई साहब एक करंट जा रहा है, इसमें से आई करंट जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग आई फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग। भाई आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना भाई साहब, 2 पाई आर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट डिस्टेंट आर फ्रॉम इट इज गिवन बाय दिस। द फील्ड बी इज डायरेक्टेड अलोंग द। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बी है बाय बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है भाई साहब? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर होता है। इसको अगर आप करेंगे तो डी बी की वैल्यू कितनी होगी बोलो? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो आपने कोई डी बी पकड़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये आपका करंट एलिमेंट है। अभी साइन थीटा है उसका भाई साहब, तो आप अगर यहाँ पे देखते हो तो दिस विल बी म्यू नॉट आई बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, और डीएल मतलब आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर सेगमेंट है ना, तो डीएल और साइन थीटा है। तो इसको कैसे हम करेंगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? क्या हो जाएगा वैल्यू बताइए? म्यू नॉट सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। अगर क्या कर रहा हूं मैं भाई साहब, ठीक है, तो दिस विल बी आपके बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो आपने क्या निकाला भाई साहब यहाँ पे? म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और यहाँ पे कितना आता है वैसे को? साइन पाई 1 बाई साइन पाई 2, वैसा करके अगर हमारा करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 पाई आर। तो आपका यहाँ पे आया था देखो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आया था, अगर सर्कुलर लूप में हम लेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो दे इज डायरेक्टेड अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर विद द वायर एट द सेंटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी इज द सेम फॉर ऑल पॉइंट्स इन द सर्कल एट एवरी पॉइंट इन द सर्कल बोथ बी एंड डीएल आर टेंजेंशियल टू द सर्कल। तो आपका ये जो डीएल है और बी दोनों भी आपका क्या है? टेंजेंशियल है। अभी देखो यहाँ पे देखो ये डीएल क्या था? करंट एलिमेंट का, मतलब जिस करंट को आप ले रहे हैं उसका डीएल था भाई साहब, समझ में आ रहा है? ये डीएल उसका था, लेकिन ये डीएल किसका है? एम्पियर का, जो आपने सर्कुलर सरफेस लिया हुआ है वो डीएल है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो प्लीज बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। यहां पे जो हम ये बी डीएल कर रहे हैं ना, ये डीएल करंट एलिमेंट नहीं है, ये मैग्नेटिक एलिमेंट है। क्लियर है? ठीक है, ये जो आई डीएल है ये करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट मतलब आपने करंट का वायर का लिया है, उस वायर का एक डीएल सेगमेंट लिया है, सो दिस इज बेसिकली करंट एलिमेंट। और यहां पे जो बी डीएल है दैट इज बेसिकली मैग्नेटिक एलिमेंट, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है और उसका एक सेगमेंट आपने लिया हुआ है डीएल। आर बी क्लियर एज टू व्हाट इज द डीएल एंड वेयर इट इज एप्लीकेबल एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल? तो एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ क्या बोल रहा है कि मतलब यहां पे ऐसे सर्कल्स बनेंगे, तमाम सर्कल्स बनेंगे। एक कोई सर्कल हमने ले लिया है और उस सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल है एक सेगमेंट, उन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा और ये समझ लीजिए आपका आर हो गया। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली योर आर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। तो आपका एंगल बेसिकली दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? जीरो। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? बी डीएल कितना हो जाएगा? बी डीएल इज इक्वल टू कॉस जीरो। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बी डीएल आपका कितना हो जाएगा? देखो एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल बोथ बी एंड डीएल आर टेंजेंशियल टू द सर्कल। तो आपका भाई साहब डीएल भी इधर ही जा रहा है और बी डीएल भी ऐसा ही जा रहा है, तो ये दोनों भी सर्कल के टेंजेंशियल हो गए। और सर्कल के अगर टेंजेंशियल हो गए तो आर के साथ इनका कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा? बी और डीएल के बीच में जीरो का एंगल रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ लगाते हैं विच बेसिकली स्टेट्स व्हाट? बी इंटू डीएल विल बी इक्वल टू बी डीएल। भाई साहब देखो बी और डीएल क्या है? दोनों भी वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम अपना स्केलर प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, सो दिस विल बी बी डीएल कॉस जीरो। बी डीएल कॉस जीरो मतलब बी डीएल हो गया, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यही इसका रिजल्ट भी हो गया। हेंस द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ दिस विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, दैट इज बी डीएल। बी को आपने बाहर निकाला, ठीक है, आपका वैसा अगर हम इसको ऐसे निकालते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच? आपका ये हो गया, देखो क्लोज इंटीग्रल बी डीएल है भाई साहब। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बी को अपन ने बाहर निकाला और इसका इंटीग्रेशन डीएल। डीएल मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका बी का वैल्यू कितना हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई
आर का स्क्वायर, ठीक है, इनटू भाई साहब यहाँ पे आई, और ये डीएल को अगर हमने पूरा ऐड किया तो लेट्स से एल हुआ, ठीक है। तो आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर ना, यहाँ पे अपन ने क्या निकाला था 2 पाई आर, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो ये हो गया कितना आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, क्यों नहीं हो रहा भाई साहब, इंटू 2 पाई आर, तो ये आपका भाई साहब कैंसिल हो गया। सो व्हाट यू गेट इज म्यू नॉट आई, ये आपका बायो अपना क्या कहते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। So Ampere circuital law will state that the surface integral of B dl will always be mu naught into I, ठीक है। So ये आपका भाई साहब हमेशा यही होगा, this will be the, this proves the Ampere circuital law। अरे क्या हो रहा है, ठीक है, mu B dl is equal to mu naught into I, this proves the Ampere's law, this law is valid for any assembly of current or for any arbitrary closed loop, कोई भी करंट और कोई भी क्लोज लूप में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ टू अ स्टेट कंडक्टर, तो आपका देखो ये स्टेट कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बी डी एल, मतलब हो गया आपका बी इंटू डी एल। अभी डी एल की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है, इंटू 2 पाई आर फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। भाई साहब आपका बताइए यहाँ पे बी डी एल मतलब बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। भाई देखो, अरे देखो ना भाई साहब, यहाँ पे आपका ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोल रहा है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। ये B क्या है भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड, और डी एल क्या है भाई साहब आपका ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ पे हो गया आपका B, ठीक है, डी एल, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, म्यू नॉट आई। अभी ये डी एल भाई साहब क्या होगा, डी एल इज द एंटायर लेंथ ऑफ दिस, दैट विल बी B इंटू 2 पाई आर is equal to mu naught into I, so therefore B की वैल्यू क्या हो जाएगी mu naught I by 2 pi R। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वी आर क्लियर अबाउट दिस, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं टॉपिक सोलेनॉइड पे, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली अ सोलेनॉइड, क्या हो गया भाई साहब तुमको क्यों? तो एक सोलेनॉइड इज व्हाट पीपल, अ सोलेनॉइड एक्चुअली बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। हाउ डज इट बिहेव एज अ बार मैग्नेट, बिकॉज दीज आर सर्कुलर लूप्स, ठीक है, दीज आर सर्कुलर लूप्स एंड देयर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर इन बिटवीन। यहाँ पे एक बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है। So we know that this is basically a helical loop। यहाँ पे भाई साहब आपका there is an amount of current that is passing through this, ठीक है, there is an amount of current that is passing through these wires, ठीक है। So solenoid is a type of an electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे हैं बच्चा पार्टी, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तब तक मैग्नेटिज्म रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब, a solenoid is a type of electromagnet। So till the time electricity is passing through it, it will behave as a magnet. The moment you switch off the electricity, it will stop behaving as a magnet. A classic example of solenoid is what the regular calling bells that we have in our houses। तो अगर आप देखोगे कॉलिंग बेल का स्विच आपका स्प्रिंग वाला स्विच होता है, मतलब इस स्विच को जैसे आपने ऑन किया तो ऑन नहीं हो जाएगा, ऑफ किया तो ऑफ ही हो जाएगा, लेकिन वो स्प्रिंग वाला स्विच है। मतलब जब तक आप उसको प्रेस करेंगे तब तक बेल बजेगा, जैसे आप छोड़ देंगे तो बेल बजना बंद हो जाएगा, बिकॉज ऑफ देयर इज अ हॉर्स शू मैग्नेट। एक्चुअली मैग्नेट नहीं है ये, इस तरीके का एक चीज रखी हुई है और उसमें कॉइल्स वाउंड अप है, तो इट बिहेव्स एज अ हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, द मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट, ओके। So solenoid is a type of an electromagnet। Electromagnet means that it will behave as a magnet so long as electricity is passing through it. It behaves as an electromagnet, which means that it will behave as a magnet till the time electricity is passing through it. The purpose of which is to generate a controlled magnetic field through a coil wound up in a tightly packed helix. So this is basically a coil which is wound up in a helix manner, ठीक है। So ये आपका helical coil हो गया and this is basically the base, ठीक है, helical coil and this is the base। Are we clear on this one people? ठीक है, okay। So solenoid बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, as we change the polarity of the power supply,
द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड गेट्स चेंज्ड। तो जैसे जैसे हम पावर सप्लाई की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपका डायरेक्शन ऑफ, तो आपका देखोगे ये जैसे नॉर्थ साउथ में बिहेव करेगा, उसमें साउथ नॉर्थ हो जाएगा। द मोमेंट यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द करंट, द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो चेंज, ठीक है, सोलेनॉइड में। एज वी चेंज द पोलैरिटी ऑफ पावर सप्लाई, तो यहाँ पे देखो प्लस था, यहाँ पे माइनस था, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ऐसा मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हुआ मैग्नेटिक नीडल का। द मोमेंट यू चेंज इट, तो इसको प्लस और माइनस कर दिया, तो आप देखोगे अभी मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होगा, इट विल बी सम अदर वे, ठीक है। सो एज वी चेंज द पोलैरिटी ऑफ पावर सप्लाई, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड गेट्स चेंज्ड। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा विच इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, इट गेट्स चेंज एज वी चेंज द पोलैरिटी ऑफ पावर सप्लाई। तो जैसे ही आपने भाई साहब पोलैरिटी ऑफ पावर सप्लाई को चेंज किया, ठीक है, द मोमेंट यू चेंज द polarity of power supply, the direction of current flowing through the solenoid gets changed and hence the direction of magnetic field also gets changed। तो आपका direction of current flowing change हो रहा है तो आपका magnetic field भी change हो जाएगा, ठीक है। magnetic field का direction change होगा, magnitude नहीं, ठीक है। so long as the current is same, the magnitude of the magnetic field will remain the same। the moment you change the direction of the current, the direction of magnetic field will also change, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो ये आपका भाई साहब सोलेनॉइड, ठीक है। आप देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, हमने इसको कनेक्ट किया हुआ, तो ये आपका दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहा है, यहाँ पे आपने इसको प्लस कर दिया माइनस कर दिया, तो दिस विल बी द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। इसको आप कैसे डिटरमिन करेंगे? देखो हाउ विल डिटरमिन, अभी देखो करंट इधर से जा रहा है, तो करंट कैसे जा रहा है? ट्रर ऐसे जा रहा है, इधर से देख रहे हो तुम, इधर से देख रहे हो। लेट्स से यू आर सीइंग इट फ्रॉम हियर, ठीक है। सो लेट्स से आप यहां से इसको देख रहे हैं भाई साहब, so let's say you are seeing it from here। now look at this current, so it is flowing like this। तो आपके लिए करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, ठीक है। दिस इज बेसिकली मूविंग लाइक दिस। आप इसमें अगर करोगे तो ये S और ये S ऐसे जा रहा है भाई साहब, तो ये साउथ पोल बन गया, ठीक है। इसी को आप उधर से देखोगे, अगर आप इसको इधर से देखोगे तो करंट इज फ्लोइंग एज व्हाट, आपका भाई साहब कैसे जा रहा है? ये ऐसे निकल रहा है ना, करंट इज फ्लोइंग, ये आपका ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली लाइक दिस, ठीक है। और इधर कैसे होगा? तो आप देखो इस वाले लूप में करंट ऐसे आया, ठीक है, कैसे जा रहा है? इधर से अगर आप देखोगे, अगर इधर से आप देख रहे हो तो ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। सो इट विल बी मूविंग लाइक दिस, करंट इज मूविंग लाइक दिस। ध्यान से देखो, इधर से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। और करंट अगर ऐसे जा रहा है तो दिस विल फॉर्म अ नॉर्थ पोल। आपने इस विंग को जोड़ दिया एक लाइन से, सो दिस विल फॉर्म द नॉर्थ पोल। दैट्स द रीजन इट इज बिहेविंग एज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज बिहेविंग एज अ साउथ पोल। सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल, ठीक है। So current flowing through the solenoid wire induces a strong magnetic field. So at the end of the day, how is the solenoid behaving? The solenoid is behaving as a strong bar magnet because there are two poles that are created, north and south poles. Okay? The polarity of induced magnetic field can be altered by changing the direction of current flowing through the coil. तो जैसे जैसे आपने भाई साहब करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी भी चेंज होगी। यस, मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी भी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल। अगर आपने रेडियस को चेंज किया, तो अगर आपने रेडियस को स्मॉल किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, या रेडियस को, क्या हो रहा है? हंस लीजिए, फिर पढ़ ले आगे। ओके, सो हाउ इज द रेडियस इंपैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड? इफ यू एक्चुअली रेडियस को अगर आप, इफ यू डिक्रीज द रेडियस, देन व्हाट विल हैपन? द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सो ऑब्वियसली अगर आप आर स्क्वायर को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी चेंज बाई चेंजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। सो वी हैव सीन दैट नंबर ऑफ टर्न्स से आपके जितने कॉइल के टर्न्स होंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होंगे, उतने ज्यादा स्पेसिफिक मैग्नेट्स होंगे। So these are all behaving as separate magnetic units. So if you increase the number of turns of the coil, it will in totality, the more the number of turns, the more number of magnetic units and the more strong will be the magnet. Okay? Okay. So magnitude of the magnetic field can be also be changed by changing the radius of the coil, number of turns of the coil and the intensity of current flowing through the coil. If you increase the current, obviously आपका magnetic field भी बढ़ेगा, ठीक है? Magnetic field भी बढ़ जाएगा. Okay? Are we clear on these things, people? So magnetic field due to a solenoid
तो आप देखो यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं कि अगर एक रिंग को अगर हम देखें, सो इफ देर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रिंग, सो व्हाट डू वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड एज म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस एक्स, ऑब्वियसली अगर ये एक्सियल पॉइंट है बच्चा बाड़ी, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एक्सियल पॉइंट। सो यहाँ पे लेट्स से करंट आई फ्लो हो रहा है, दिस इज बेसिकली करंट आई दैट इज फ्लोइंग, दिस इज द एक्सियल पॉइंट, ठीक है, दिस इज द एक्सियल पॉइंट एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट, और यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना है r, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव एक्चुअली प्रूव, डिराइव्ड एंड डन सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस एज वेल, ओके। सो आपका b का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर, और इसी को अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, म्यू नॉट आई एन आर का स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज 3/2। सो वी जस्ट गेट दिस मल्टीप्लाइड बाई n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। सो ये एक सिंगल रिंग का हो गया, और इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 2, ठीक है, ओके। कंसिडर एन एलिमेंटल पोर्शन, अभी देखो जैसे हमने अगर देखो इसको अगर डिराइव करना चाहें हम तो डिराइव कर सकते हैं अगर, बट वी हैव ऑलरेडी डिराइव दिस। अभी देखो यहाँ पे कैसे ये एक्ट कर रहा है, सो इफ यू लुक इनटू इस, आपका ये वाला कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है करंट, और ये वाला बाहर की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है। सो आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही क्रिएट होगा, ठीक है। सो आपका म्यू नॉट आई, लेट्स से आपने यहाँ पे एक पॉइंट चुना है, पॉइंट P, ठीक है, और यहाँ पे एक एलिमेंटल पोर्शन लिया हुआ है इसका dx पोर्शन, ठीक है, ओके। कंसिडर एन एलिमेंटल पोर्शन ऑफ द सोलेनॉइड ऑफ थिकनेस dx। सो अभी इस dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे वी डोंट नो, ठीक है। लेट्स से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देखो इन चीजों को समझो क्योंकि ये चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी। अभी अगर हम समझे यहाँ पे कि उस dx पोर्शन में कितना आ रहा होगा, देखो हमने तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n ले लिया है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले स्मॉल n, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी आप पहले इस चीज को समझिए, ठीक है, इस dx पोर्शन में क्या n की वैल्यू हो जाएगी बोलो, ठीक है। इफ आई लुक इनटू इट, आपका भाई साहब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हैविंग देयर, सो अगर लेंथ आपका 1 यूनिट है तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, ठीक है। तो लेंथ आपका अगर dx है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे बोलो, n dx हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। सो अगर आपका एक स्मॉल सा सेगमेंट है dx, उसमें आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी n dx, ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश आर स्क्वायर 2r square plus x square 3/2. Now this is what people are, this is something that we have already derived. Now let's say in this dx a total amount of current I flows, ठीक है। इस dx में जो I flow हो रहा है वो I dash है, और इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे हम, how will we determine the value? देखो एक लूप में करंट समझ लो I फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, देखो यहां पे बोला गया है लेट द करंट थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, एक टर्न में करंट I फ्लो हो रहा है, तो यहां पे dx में कितने टर्न्स हैं, n dx, तो यहां पे करंट कितना होगा, I n dx। तो क्या I डैश की वैल्यू समझ में आ रही है बच्चा बाड़ी, I डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I n dx, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, dx is the small segment that you have taken and I is the current that flows through each segment, ठीक है, each circle, ठीक है। So since the chosen element is consisting of some number of turns, that is rings, and point P is also on the axis of the solenoid, the magnetic field at the point P due to its element, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जो हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, म्यू नॉट आई डैश आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और व्हाटएवर वी वांट टू पुट एक्स स्क्वायर 3/2, क्लियर है। इस आई डैश की वैल्यू आगे चल के आपको आई एन dx मिलने वाली है, ये इसका मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि n आपने लिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो अगर यूनिट लेंथ आपने 1 लिया है तो नंबर ऑफ टर्न्स n होगा, dx लिया है तो आपने उसका कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब इस सेगमेंट में तो तुमने dx का लेंथ लिया हुआ है, तो दिस विल बी आई एन dx। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सो आपका यहां पे म्यू नॉट आई डैश आर का स्क्वायर, ध्यान से देखो यहां पे आपका कितना हो गया, म्यू डैश आई आर का स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज 3/2, ठीक है। इफ द सोलेनॉइड हैज n नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ, तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन द एंटायर लेंथ, आपका एंटायर लेंथ सोलेनॉइड का कितना है, l है, ठीक है, l है। सो n विल बी इक्वल टू कैपिटल N बाई L, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल जो है वो आपके n है और टोटल लेंथ कितना है, l है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल N बाई L।
आर वी क्लियर ऑन दिस? सो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ कितना हो जाएगा? देखिए एन dx हो गया, ठीक है, और ये एन dx का मतलब क्या होगा बच्चा बॉडी? एन dx का मतलब होगा दिस एन dx विल बी हाउ मच? सो दिस एन dx इज नथिंग बट एन कैपिटल N बाई L इंटू dx. ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? dx लेंथ में कितना नंबर ऑफ यूनिट. सो इफेक्टिव करंट टू द एलिमेंटल रिंग आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई डी एक्स आर का स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आई डैश की वैल्यू हो गई है, ठीक है, आई डैश मतलब करंट हो गया, आई डैश मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? एक लूप में आपका करंट आई, तो dx लेंथ में कितना है आपका लूप्स? n dx, तो आई डैश की वैल्यू हो गई आई एन डी एक्स. वही हम कर रहे हैं यहाँ पे एन आई डी एक्स जो भी लिखना है आर स्क्वायर, ठीक है. इसके पहले अपन ने क्या लिखा था? डी बी की वैल्यू कितनी थी? म्यू नॉट आई डैश आर का स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो इन प्लेस ऑफ दिस आई डैश वी विल पुट आई एन डी एक्स बिकॉज करंट थ्रू ईच लूप इज आई, ठीक है. तो आई डैश करंट हो जाएगा आई एन डी एक्स. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू द एलिमेंटल रिंग विल बी दिस मच, ठीक है. ओके, अभी इस चीज को समझो, यहां पे आपने dx लिया हुआ है, अभी ऐसे dx's को आपको ऐड करते जाना है, ठीक है. ओके, ऐसे dx's को ऐड करते जाना है, मतलब लेट्स से अगर आपने यहां पे पॉइंट P लिया है और पॉइंट P को आपने मान लिया है ओरिजिन, ठीक है, पॉइंट P जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. जस्ट फॉर इजियर कैलकुलेशंस यू हैव अज्यूम्ड दैट द पॉइंट P लाइज एट द ओरिजिन, पॉइंट P लाइज एट द ओरिजिन, और लेट्स से ये वाला डिस्टेंस आपका x, ये वाला डिस्टेंस भी आपका x, तो लेट्स से ये वाला डिस्टेंस आपका हो गया -a और ये वाला डिस्टेंस आपका हो गया भाई साहब b, ठीक है. दिस विल बी बेसिकली b, ठीक है. ये पूरा डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेकर एकदम आखिरी तक डिस्टेंस कितना है? b. dx बीच में है, ठीक है, dx बीच में है, और इधर ओरिजिन से कितना है? a. तो x की वैल्यू अगर मैं लूं ओरिजिन से, ये वाला क्या हो जाएगा? +b, और ओरिजिन से अगर मैं इस x की वैल्यू लूं तो कितना हो जाएगा? -a, ठीक है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस पॉइंट x विल हैव अ वैल्यू ऑफ -a and this point x will have a value of +b. and do we understand why do we have these values? ठीक है, ओके. सो आपका म्यू नॉट एन आई डी एक्स आर का स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. अभी यहां पे अगर लोकेशन ऑफ द पॉइंट P हमने मान लिया है कि पॉइंट P कहां पे है? एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, ठीक है. ओके, एंगल मेड बाय द पॉइंट C एट द पॉइंट P. लेट्स से आपका भाई साहब देखो यहां पे एंगल मेड बाय पॉइंट C, द पॉइंट C एट पॉइंट P. तो आपने भाई साहब ये वाला एंगल लिया हुआ है, दिस एंगल इज बेसिकली मेकिंग लेट्स से θ1 है, ठीक है, ये वाला आपका θ1 है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज एंगल जब भी हम लेते हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, ठीक है. वेन एवर वी टेक एंटी क्लॉकवाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है. तो ये हो गया आपका θ1, दिस विल बी θ1. ओके, अभी हम भाई साहब ले रहे हैं एंगल मेड बाय द पॉइंट D, ठीक है. पॉइंट D इस एंगल का कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आपका θ2, है कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज चलो भाई साहब θ2 एंटी क्लॉकवाइज. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द सोलेनॉइड यहां पे कितना हो जाएगा? dB इज इक्वल टू B. आर वी क्लियर? नेट मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू B. अभी हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, दिस विल बी फ्रॉम x इज इक्वल टू -a टू x इज इक्वल टू b, म्यू नॉट एन आई डी एक्स आर का स्क्वायर. यहां पे सारी चीजें भाई साहब आपकी कांस्टेंट है, एक x को छोड़कर, ठीक है. तो आप भाई साहब बाकी सारी चीजों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि r भाई साहब आपका x के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते. सो दिस विल बी 2, ठीक है, दिस विल बी 2 आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया -a से b तक, और ये dx r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. इसको इंटीग्रेट कीजिए, कैसे आएगा भाई साहब बताइए? हाउ विल बी डू दिस? तो यहाँ पे आपका है dx r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. तो अपन सब्स्टिट्यूशन से अगर देखते हैं यहाँ पे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, इसको कैसे मान सकते हैं बोलो? r को हमने मान लिया भाई साहब x tan थीटा, सो दिस विल बी हाउ मच? dx. तो अगर हम dr बाई d थीटा करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी x sec स्क्वायर थीटा. समझ में आ रहा है ये? तो dr बाई x sec स्क्वायर थीटा. ओके, चलिए वैसे हमने यहाँ पे मान लिया लेट r बी इक्वल टू, r को हमने मान लिया x tan थीटा, ठीक है, x tan थीटा. तो अपन यहाँ पे क्या मान सकते हैं बोलो? dr बाई d थीटा, दिस विल बी इक्वल टू x sec स्क्वायर थीटा, ठीक है.
सो आपका डी आर का वैल्यू कितना हो गया, एक्स सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया आपका डी थीटा, ठीक है। डी थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको करना है वैसा डी एक्स, तो ये हो गया आपका डी एक्स एक्स एक्स, डी एक्स वाई कितना है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, ओ ओ ओ ओ यहाँ पे आपका डी आर 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 एक्स टैन थीटा। चलिए इसको रहने देते हैं, हमको थीटा और इसके बीच में लाना पड़ेगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। सो ये हो गया आपका डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। हमने मान लिया है कि आर इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा। सो दिस विल बी डी एक्स अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3/2। सो ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 3/2। सो दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 3/2। सो दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स, और यहाँ पे हो गया आपका एक्स सेक थीटा। दोनों भी आपके क्यूब फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। तो दोनों भी आपके क्यूब फॉर्मेट में आ गए। अभी इसको सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा को अगर हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम देखो आर स्क्वायर भी ले ले, अभी यहाँ पे देखो ये आर क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, आपका जो सर्कुलर लूप है उसका रेडियस है ये, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो आर बाई एक्स। अभी देखो इस ये वाला पॉइंट सी जो एक्चुअली किस डिस्टेंस पे है, बी पे, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1, और ये वाला पॉइंट डी विच इज एक्चुअली एट अ व्हाट डिस्टेंस। अभी देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो दोनों भी एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज लेना है, अगर आपने एंगल्स को क्लॉकवाइज लिया है तो दोनों भी एंगल्स को आपको क्लॉकवाइज लेना है। तो आप इस पॉइंट को डी को, जो एक एक्सट्रीम पॉइंट है -a, दैट हैज बीन टेकन एज θ2, ये आपका θ1 है एंड दिस इज बेसिकली θ2। तो म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर, ये -a से b तक dx, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, एक कोई भी आर्बिटरी पॉइंट अगर हम देखते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, r/x होती है, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू कोई भी आर्बिटरी पॉइंट, यहाँ पे θ1 और θ2 की बात नहीं कर रहे हैं। लेट्स से ये जो dx लिया हुआ है आपने, ये dx में जो r है इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, ये r है और ये हो गया आपका थीटा। सो x/r, कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो, कॉट थीटा, टैन थीटा होगा r/x, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, x/r, सिंपल है, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी x/r, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, r cot थीटा, ठीक है। हम यहाँ पे dx की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, अगर हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, सो दिस विल बी r cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा, तो d/d थीटा ऑफ cot थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सो आपका भाई साहब यहाँ पे लिमिट्स की बात करें अगर हम, तो b से लेकर -a में, तो व्हेन x इज इक्वल टू b, जब x की वैल्यू b है, ठीक है, तो आपकी cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cot थीटा की वैल्यू मतलब θ1 हो जाएगा ना भाई साहब ये, ठीक है। तो दिस विल बी r/b, मतलब tan थीटा, तो b/r हो गया ये, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू, मतलब देखो जब आप अंदर की चीजों को चेंज करते हो ना, तो ये dx भी आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा और ये लिमिट्स भी आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। इफ यू आर बेसिकली सब्स्टिट्यूटिंग, देन यू विल हैव टू चेंज एवरीथिंग, द लिमिट्स एज वेल एज द डिफरेंशिएटिंग dx पार्ट एज वेल, ठीक है। तो dx को तो आपने चेंज कर दिया, ठीक है, dx तो आपने क्या लिख दिया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, dx इज इक्वल टू दिस d थीटा माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, क्लियर है। ओके, नाउ यहां पे भाई साहब d थीटा आ जाएगा, सो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका dx। तो dx का वैल्यूएशन तो आपको मिल गया, यहां पे dx का वैल्यूएशन मिल गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे तो आप लिख ही लेंगे 3/2, यहाँ पे a और b को चेंज करना है। तो जब आपका भाई साहब ये वाला x आपका क्या है, b के बराबर है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब b/r, ठीक है, b/r, क्योंकि आप यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू डाल रहे हैं। तो cot θ1 इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो गया, b/r, थीटा इज इक्वल टू θ1 व्हेन x इज इक्वल टू b, जब x की वैल्यू b है तो आपकी भाई साहब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, θ1। तो हम यहाँ पे b की जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी आप इंटीग्रेशन पहले dx के टर्म्स में कर रहे थे, अभी आप इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में कर रहे हैं, d थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, b की वैल्यू क्या लिखेंगे,
या तो भाई साहब लिखेंगे कॉट इनवर्स, लेकिन यहाँ पे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू सीधा सीधा θ1 डाल दोगे। समझ में आ रहा है ये? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -θ2, लेकिन ध्यान रहे आपका जो ए का वैल्यू होगा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला अगर θ2 है तो आपको 180 - θ2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड, ये कितना हो जाएगा μ0I r² ni²/2, ये तो बाहर आ गया, -ba dx अपना इतना था, x की जगह पे r cot थीटा, dx की जगह पे -r cosec² थीटा, तो x की वैल्यू ये आ गया आपका cot थीटा की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -a, तो cot थीटा की वैल्यू हो गई -a/r, cot 180 - थीटा, cot 180 - थीटा विल बी इक्वल टू, देखो cot थीटा और cot 180 - थीटा, cot 180 - थीटा इज -cot थीटा, तो इसको अगर मैं -cot थीटा कर दूं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो cot 180 - थीटा इज इक्वल टू a/r, मतलब अभी आप इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, इसकी बात कर रहे हो। सो ये आपका किस तरह से पॉजिटिव हो या समझ में आ रहा है? आपने यहाँ पे θ2 को इस तरफ से लिया हुआ था जो आइडियली नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने इसको ले लिया है तो cot 180 - थीटा बच्चा पार्टी क्या होता है तो cot 180 - थीटा इज इक्वल टू -cot थीटा, cot 180 - थीटा इज इक्वल टू -cot थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो -a/r, so that will give you a/r, so cot 180 - थीटा that will be equal to a/r, cot 180 - θ2 हो गया भाई साहब, ये θ2 है अगर तो ये आपका 180 - θ2 हो गया, ठीक है, that is equal to a/r, तो थीटा की वैल्यू भाई साहब किसके बराबर हो गई यहाँ पे θ2 के बराबर, ठीक है, when x इज इक्वल टू -a, तो जब x इज इक्वल टू -a है तो उसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं θ2, और जब x इज इक्वल टू b है तो उसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं θ1। इज द जस्टिफिकेशन क्लियर θ1 और θ2 के बारे में, ठीक है, ओके। सो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा r cot थीटा r cosec² थीटा, तो x इज इक्वल टू b, थीटा इज इक्वल टू θ1, व्हेन x इज इक्वल टू -a, थीटा इज इक्वल टू θ2। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द एक्सप्लेनेशन आउट हियर? ओके, सो आपका यहाँ पे यूजिंग 1, 2 and 3, तो आपके यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब θ1 θ2, इस dx की जगह पे अपन क्या लिखेंगे r cosec² थीटा d थीटा, ठीक है, और यहाँ पे r² cot² थीटा, क्योंकि आपने देखा भाई साहब यहाँ पे ये cot थीटा है और यहाँ पे r² है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो r² को अगर आपने निकाला cot² थीटा +1 और 1 + cot² थीटा इज cosec² थीटा, तो cosec² थीटा और cosec² थीटा भाई साहब आपका नहीं cosec² थीटा है, लेकिन यहाँ पे 3/2 है, तो स्क्वायर कैंसिल होगा, एक रह जाएगा, तो एक cosec थीटा नीचे रह गया, अगर नीचे cosec थीटा है तो ऊपर क्या आ जाएगा sin थीटा। समझ में आ रहा है ये? देखो भाई साहब यहाँ पे ऊपर cosec² थीटा है, नीचे कितना आएगा तुम्हारा r² को तुमने बाहर निकाला 1 + cot² थीटा, दैट गिव्स यू व्हाट cosec² थीटा, लेकिन cosec² थीटा रेज टू 3/2, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, cosec³ थीटा आ जाएगा, cosec² थीटा और cosec³ थीटा, मतलब नीचे क्या बचेगा cosec थीटा। अगर डिनोमिनेटर में आपका cosec थीटा बचता है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा sin थीटा, ठीक है, तो ये sin थीटा आ जाएगा। अभी r की बात करते हैं, यहाँ पे r नीचे कितना बचा भाई साहब आपका r² था, कैंसिल हो गया, क्यूब बचा, ऊपर r एक है तो उसके साथ कैंसिल होकर नीचे क्या बचेगा r², तो sin थीटा बाई r² इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है, ओके। सो इधर अगर हम देखते हैं भाई साहब -cosec² थीटा, तो ये दिस इज -sin थीटा r³, अच्छा यहाँ पे r³, ठीक है, r³ कहाँ ले चला गया भाई साहब, अच्छा यहाँ पे r³ था ना, इसको जैसे, तो यहाँ पे r² बचा, ये r² और ये r² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि r आपका कांस्टेंट है, इफ यू टेक इट आउट इट विल गेट कैंसिल, तो μni थीटा और यहाँ पे हो गया आपका θ1 θ2 -sin θ1, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन अगर हम sin थीटा का करते हैं तो आता है -cos थीटा, लेकिन -sin थीटा है तो आपका भाई साहब ये आ गया आपका -cos थीटा θ1 से θ2, तो आपका इधर वाला माइनस इधर एडजस्ट हुआ, ये हो गया आपका cos थीटा θ1 से θ2, एक्चुअली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका cos थीटा आएगा, ठीक है, यू डोंट नीड टू पुट दिस आउट एंड देन कैंसिल इट विद दिस, सो स्ट्रेट अवे यू कैन से, क्योंकि आपका d/dx ऑफ cos थीटा sin थीटा आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा विल गिव यू cos थीटा, ठीक है, सो ये आ गया आपका μ0ni/2, यहाँ पे आ गया आपका cos थीटा 1 2, तो आपका μ0ni cos थीटा 1 - थीटा 2, तो अगर आपका भाई साहब ये θ1 है और ये वाला एंगल देखो, ध्यान देना, ये वाले एंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये कोई एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड पे कोई एक पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इफ दैट पॉइंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 in anti-clockwise direction with extreme end of one side and θ2 again in anti-clockwise direction with extreme end of other side,
क्या ये समझ में आ रहा है? ये तो डेरिवेशन था, लेकिन डेरिवेशन के बाद जो फॉर्मूला है उसको समझिए। ये आपका लेंथ है ऑफ द सोलेनॉइड ना, सोलेनॉइड का एक पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 एंड डेफिनेटली द अदर पॉइंट वेयर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एंगल दैट इज θ2। लेकिन ये θ2 ध्यान रहे ये है। अगर आपको ये वाला एंगल दिया रहे तो इस फॉर्मूले में लगाने के लिए आपको उसको 180 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये अगर लेट्स से ये वाला एंगल दिया हुआ है देन आपको θ2 कैसे निकालना पड़ेगा? 180 माइनस दैट। ठीक है, ओके। सो आपका म्यू नॉट एन आई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला है वो ए और बी के टर्म्स में नहीं निकाला है, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला है वो θ1 और θ2 के टर्म्स में निकाला है। कभी कभी आपको सवाल ए और बी के टर्म्स में दिया जा सकता है। अगर θ1 और θ2 नहीं दिया हुआ है तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं θ1 और θ2 क्या होगा? क्योंकि cos θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो cos θ1 की वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे θ1 की वैल्यू क्या होगी? cos θ1 विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज दिस बेस? b अपॉन भाई साहब, तो cos θ1 कितना हो जाएगा आपका? ये वाला डिस्टेंस कितना है? r, तो ये हो गया b और ये कितना हो जाएगा? b अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब आपका cos θ1। ठीक है, और cos θ2 कितना हो जाएगा? cos θ2 ध्यान रहे, अगर cos θ2 निकालना है आपको तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस cos 180 माइनस θ2, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, cos 180 माइनस θ इज इक्वल टू माइनस cos θ होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस। अभी इसको निकाल लो भाई साहब, ये क्या हो जाएगा? देखो दिस विल बी व्हाट आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितना है? माइनस ए अपॉन ये वाला कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ भाई साहब अगेन वही r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आपका ये दोनों वैसा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी a अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले को भाई साहब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2 दिस विल बी इक्वल टू cos θ1। cos θ1 गिव्स यू व्हाट? b बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। म्यू नॉट एन आई बाई 2 b बाई दिस। ठीक है, क्लियर है? जस्ट वन सेकेंड ना।